क्लास 9 का बीज गणित का चैप्टर नंबर 2 बहुपद से स्टार्ट है। आप लोग का हम लोग बहुपद से ही पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुपद से पहले भी बीज गणित में बहुत कुछ है। इसलिए आज हम लोग बीज गणित को पढ़ने से पहले, यानी बीज गणित में बहुपद को पढ़ने से पहले बीज गणित का प्रारंभ समझेंगे कि बीज गणित कहाँ से शुरू हुआ था और बीज गणित के अंतर्गत किन किन भारतीय गणितज्ञों ने इस बीज गणित को सरल बनाने और व्यवस्थित रूप से ढंग से प्रदर्शित करने में, इनकी विशेषताओं को बताने में जो योगदान दिए हैं, उन गणितज्ञों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपका इंटरेस्ट कब बढ़ता है, जब आप किसी के बारे में शुरू से जान जाएं। और जैसे आप शुरू से जानना स्टार्ट करते हैं तो आपको उसमें कुछ समझ में आने लगता है, और जब किसी चीज में आपको कुछ चीज समझ में आने लगता है तो आपको जानने की इच्छा या आपके जानने की इच्छा बढ़ जाती है और आप सोचते हैं कि भैया कुछ और आगे हम जान जाए, कुछ और आगे जान जाए। और यही जानने की जो इच्छा होती है, यही जो जानने की इच्छा होती है, वह धीरे धीरे आपके अनुभव में बदलने लगती है और यही अनुभव एक दिन आपका मेथड बन जाता है, जिसे विधि कहा जाता है, उपाय बन जाता है। मतलब ये कहने का मतलब है कि जैसे लोग कहते हैं किसी संख्या को इतना बार जोड़ो, और उसी संख्या को मतलब मान लो कि 5 को मैं 10 बार जोड़ने के लिए कह रहा हूं। अगर उस संख्या को 10 में 5 मतलब 10 किसी संख्या को 10 बार का मतलब मान लो 5 को 10 बार जोड़ने की बात कर रहा हूं, तो कोई व्यक्ति क्या करेगा, बेसिक क्या है कि 5 5 5 5 कितना बार जोड़ो, 10 बार। लेकिन 60 तरीका क्या है, 5 में 10 का क्या कर दो, गुणा कर दो। तो वही मतलब हो गया ना, कि मतलब जब आप पढ़ते पढ़ते किसी चीज को इतनी बेसिक से इतनी हाई लेवल पे सोचने लगते हो कि बहुत बड़े से बड़े कंसेप्ट को बहुत छोटे कंसेप्ट में परिवर्तित कर देते हैं, जो आगे चल के क्या बन जाता है, मेथड या उपाय बन जाता है। आइए हम आप लोगों को एकदम शुरुआत से ले चलता हूं और आपको बीजगणित का सफर कराता हूं, और आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि बीजगणित यदि आपको लगता है कि नहीं बहुत कठिन विषय है, तो मैं आपको बता दूं कि बीजगणित अंकगणित से आसान होता है। मतलब ये हो जाता है कि हम लोग को भले लगता है कि बीजगणित जो है कठिन है अंकगणित की तुलना में, क्योंकि अंकगणित जो होता है हमारा व्यवहारिक यूज हो जाता है। क्योंकि अंकों और संख्याओं के बीच में हम बचपन से ही ढले पले रहते हैं। 1 से 5 तक तो बीजगणित ज्यादा हम लोग को पढ़ाया नहीं जाता है, बीजगणित के बारे में शायद वहां पे बताया नहीं जाता है। तो बीजगणित जो शुरुआत होता है 6 से, तो हम लोग 6-7 लेवल पे उतना बेहतरीन तरीका से इस बात को सोचने में मजबूर नहीं हो पाते हैं कि आगे चल के ये हम लोग के लिए एक विशेष पार्टिकुलर रूप से क्या बन जाएगा, समस्या बन जाएगी। इस समस्या को इस समस्या से सुलझने के लिए हम आपको बीजगणित का उस प्रारंभिक स्थान से शुरुआत करेंगे जहां से आपको कमजोरी स्टार्ट होती है, और उस सारे चीजों को आपके सामने रखूंगा। भले 1-2 क्लास लेट हो जाए, ये फर्स्ट क्लास है, इसलिए बीजगणित से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बीजगणित के प्रारंभिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आप पीछे की जो भी चीजों को आप भूल गए हैं या आपको याद है तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा। जिनको मान लो पता है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको नहीं पता है एकदम शुरुआत से आप देखेंगे, और आपको एक एक चीज को बेहतरीन रूप से, मतलब इतनी आसान रूप से, जितना आसान हो सकता है उतना आसान रूप से आपके सामने मैं रखूंगा। और आपको उससे इतना बेहतरीन इंट्रोडक्शन कराने का मतलब प्रयास करूंगा कि आपको कोई भी दिक्कत न हो। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बीजगणित से। बहुपद तक हम लोग आएंगे, लेकिन बहुपद से पहले जितनी सारी चीजें हैं उन सारी चीजों को आपको पहले बता दूंगा, तभी बहुपद की स्टार्ट करूंगा। क्योंकि बहुपद एक अपने आप में अलग ही गुण रखता है, अलग विशेषता रखता है। और बहुपद आने से पहले आपको समीकरण आना चाहिए, क्योंकि एक समीकरण ये क्या है, बहुपद है। तो समीकरण तक के सफर को हम पूरा करेंगे, उसके बाद बहुपद पे आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बीजगणित। मैं बता दूं कि बीजगणित का जनक किसे कहा जाता है, तो बीजगणित का जनक मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज्मी जी को कहा जाता है। देखिए कितना बड़ा नाम है। बीजगणित का जनक का क्या नाम है, मोहम्मद इब्न अल ख्वारिज्मी। इनके जनक का नाम है मुहम्मद 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 इब्न अल ख्वारिज्मी। ये बीजगणित के जनक थे। इन्हें बीजगणित का जनक माना जाता है। मुहम्मद इब्न अल ख्वारिज्मी जी को बीजगणित का जनक माना जाता है। बीजगणित का जनक इन्हें क्यों माना जाता है, क्योंकि बीजगणित को इंग्लिश में जो अलजेब्रा कहते हैं, ये अलजेब्रा शब्द कहां से आया आपको पता है? ये अलजेब्रा शब्द इन्हीं महान, देखो ये ध्यान से, ये इराक कहां पे है,
एशियाई महाद्वीप में खाड़ी देशों में आता है। इराक, इसकी राजधानी बगदाद है। इराक की राजधानी बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद के रहने वाले ये अरेबियन गणितज्ञ जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इनके पुस्तक का नाम है अलजिबार अलजिबार वाल अलजिबार वाल अलजिबार वाल अल मुगाबाला। इनके पुस्तक का नाम है, आप गूगल भी करेंगे तो पुस्तक आ जाती है, अलजिबार वाल अल मुगाबाला। इनके पुस्तक का नाम था अलजिबार वाल अल जिवार अलजिबार वाल वाल अल मुगाबाला अल मुगाबाला बाला। इनकी ये प्रसिद्ध पुस्तक थी। तो ये जो अलजेब्रा शब्द है, मोहम्मद इब्न अल खारजिमो जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक अलजिबार वाल अल मुगाबाला के शीर्षक से लिया गया है अलजेब्रा शब्द को। अब आपको पता चल गया होगा कि इन्हें बीज गणित का जनक क्यों माना जाता है। बीज गणित का जनक इससे इसलिए माना जाता है क्योंकि बीज गणित को अलजेब्रा कहा जाता है। बीज गणित केवल भारत में कहा जाता है, और ये बीज गणित जो शब्द है वह प्राचीन भारतीय गणितज्ञों के द्वारा शुरू से ही अलजेब्रा को बीज गणित ही कहते आ रहे हैं। इसलिए बीज गणित का जो नामकरण ये प्राचीन भारतीय गणितज्ञों द्वारा दिया गया है। और ये अलजबरा जो शब्द आया वह मोहम्मद इब्न अल खारजिमो जी के प्रसिद्ध पुस्तक अलजिबार वाल अल मुगाबाला के शीर्षक से लिया गया। इसलिए यानी बीज गणित का जो शुरुआत हुआ अलजबरा से हुआ, इसलिए बीज गणित का जनक भी किन्हें मान लिया जाता है, मोहम्मद इब्न अल खारजिमो जी को। बीज गणित का प्रारंभ कब से हुआ? तो बीज गणित का प्रारंभ प्राचीन काल से ही हुआ है। प्राचीन काल का मतलब क्या होता है? प्राचीन काल का मतलब जब से सन स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले की बात है। तो प्राचीन काल उसे कहते हैं, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले के सारे वर्षों को लगभग प्राचीन काल मान लिया जाता है। तो प्राचीन काल में क्या हुआ था कि प्राचीन काल में ऐसा सिचुएशन आया या ऐसी एक परिस्थिति उभर के आई। कहा जाता है ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब लोगों की किसी चीज की आवश्यकता होती है तो लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं। जब बड़ी बड़ी संख्याओं या बड़ी बड़ी सवालों को या बड़ी बड़ी समस्याओं को जब हल करना होता था, तो किसी अज्ञात राशि या अज्ञात संख्या को नहीं माना जाता था। उस समय उसको क्या किया जाता था कि उसको मन में ही मान के उसको सॉल्व किया जाता था, जिससे बहुत बड़े बड़े समस्याओं का फेस करना पड़ता था, समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन एक दौर ऐसा आया प्राचीन ही काल में, आज से लगभग 3500 साल पहले, यानी 1505 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उसको जीरो माना जाता है। उससे के इधर के यानी वर्तमान काल की तरफ की जो सारे वर्ष है उसको ईसवी लिखा जाता है। और उस उनके जन्म से पहले को ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले, जिसे बीसी भी लिखा जाता है, जैसे 1505 बीसी, 200 बीसी। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो ये समय चल रहा है इसको एसी बोलते हैं, आफ्टर क्राइस्ट। तो मैंने बताया कि आज से मतलब इस समय से लगभग 3500 साल पहले, यानी वर्ष की बात करेंगे तो 1505 ईसा पूर्व। 1505 ईसा पूर्व में क्या हुआ? 1505 ईसा पूर्व में बीज गणित का प्रारंभ स्टार्ट हुआ। बीज गणित का प्रारंभ स्टार्ट हुआ। उस समय क्या हुआ कि अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है मिस्र। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है मिस्र, जहां पे नील नदी बहती है। वहां के मिस्रवासियों ने सर्वप्रथम अज्ञात संख्याओं के स्थान पर संकेतों का प्रयोग करना प्रारंभ किया। अज्ञात संख्याओं या अज्ञात मानों को व्यवस्थित रूप से प्रकट करने के लिए या उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या किया? संकेतों को मानना प्रारंभ किया, उनके स्थान पर संकेतों को रखना प्रारंभ किया। तभी से बीज गणित का प्रचलन स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे यह प्रचलन बहुत ही विकराल रूप या धीरे धीरे यह फैलने लगा, और इस पर बहुत प्राचीन काल से गणितज्ञों ने काम करना स्टार्ट किया। भारत में सन 300 ईस्वी में, भारत की बात करें तो 300 ईस्वी में, 300 ईस्वी की बात कर रहा हूं, ईस्वी की 300 ईस्वी, 1 ईस्वी 2 ईस्वी, तो 300 ईस्वी में भारत में बीज गणित का प्रचलन बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो गया था। बेहतरीन ढंग से का मतलब ये होता है कि बीज गणित का जो एक अस्तित्व होता है, जिनको जानना चाहिए, मूल जानना चाहिए, वो जान चुके थे लोग।
मतलब अज्ञात राशियों के स्थान पे किसी संख्याओं या संकेतों को मानना, उन संकेतों को मानकर व्यंजक को बनाना एक सामान्य बात हो गया था 300 ईस्वी तक। तभी इस बीज गणित में, इस बीज गणित की विशेषताओं को या इस बीज गणित के अंदर एक ऐसा दौर आया, उसी कालांतर में ऐसा दौर आया कि बीज गणित एक व्यापक रूप में स्थापित हो गया। ये कैसे हुआ? तो इसी के कालांतर में कुछ ऐसे गणितज्ञों ने जन्म लिया जो बीज गणित के ऊपर इतना बेहतरीन वर्क किया, इतना बेहतरीन कंसेप्ट को रखा, या इनके विशेषताओं को बताने के लिए उनके भागों, उनके अवयवों को या इनके इकाइयों को इस हिसाब से रखा जिस हिसाब से आज हम लोग आप लोगों को बीज गणित की हर एक पॉइंट को बताते हैं। यह इसलिए बता पाते हैं क्योंकि उन लोगों ने इसके ऊपर इतना वर्क किया है कि इनकी विशेषताओं को आपके सामने रखने में हमें बड़ी आसानी होती है। तो आप बताइए, किसी ने वर्क करके हमें दिया है तो उसे हमें पढ़ने में या बताने में क्या दिक्कत है? किसी का बनाया हुआ खाना अगर दिया गया हो तो उसे खाने में भी दिक्कत है, तो इससे बड़ी मर डूबने वाली बात है, इससे बड़ी मतलब शर्मिंदगी वाली बात क्या है कि किसी ने बना कर दिया, उसे हम पढ़ भी नहीं पाते हैं। इसलिए अब इतना सोच लीजिए कि बताइए, इन लोगों ने इतना मेहनत किया है बीज गणित में, बताइए चर, अचर, व्यंजक, समीकरण, उनके अंदर होने वाली वो सभी गणितीय संक्रियाएं, ये सारा जो फैसिलिटी है, ये जो चीज विशेषताएं हैं, जो इनके अवयव हैं, ये जो जितने गणितज्ञों ने इतना मेहनत करके हमको दिया है छोटी छोटी इकाइयों को, उनको पढ़ने उन्हें समझने में हमें क्या दिक्कत है, जो कि इन लोगों ने भली भांति समझाया है। तो इन लोगों ने इतना मेहनत किया। तो मैंने बताया कि 300 ईस्वी में भारत में बीज गणित का प्रचलन एक व्यवहारिक रूप से स्टार्ट हो गया था। लोगों ने अज्ञात राशियों की जगह पे संख्याओं और व्यंजकों को मानना स्टार्ट कर दिया था, बनाना स्टार्ट कर दिया था। बट बीज गणित में एक अलग ही विकराल रूप लिया, और इस रूप लेने के कारण है कि भारत में ऐसे ऐसे गणितज्ञों ने जन्म लिया जो बीज गणित को एक अलग ही स्तर पर ले गए, जिनमें बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध गणितज्ञ आते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है आर्यभट्ट जी का। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पाई का खोज इन्हीं ने किया था। यह एक खगोलविद भी थे, यानी ये खगोलविद का मतलब जो भूगोल के बारे में बताएं, खगोल के बारे में बताएं। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वह 476 ईस्वी में हुआ था। 300 साल में गणित का प्रचलन चालू गया था बीज गणित का। 476 ईस्वी में आर्यभट्ट जी का जन्म हो गया। आर्यभट्ट जी एक ऐसे प्रतिभाशाली और ऐसे महान गणितज्ञ थे जिन्होंने बीज गणित के अंदर बहुत कार्य किया, और बीज गणित को सुलभ और सरल और आसान बनाने के लिए इन लोगों ने उस पर बहुत वर्क किया और बहुत ऐसे ऐसे वर्ड को दिया जो मैं आगे बताऊंगा कि इन्हीं की मदद से आज हम बीज गणित को आपके सामने इतना बेहतरीन ढंग से आपको क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर पाते हैं। उसके बाद अगला नाम आता है आर्यभट्ट जी के बाद ब्रह्मगुप्त जी का। ब्रह्मगुप्त, यह भी एक बहुत ही महान गणितज्ञ रहे। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त जी का जो जन्म हुआ था वह 598 ईस्वी में हुआ था। 598 ईस्वी में। उसके बाद आते हैं महावीराचार्य, जिनको महावीर के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो जन्म हुआ ये 850 ईस्वी की लगभग रहे, 850 ईस्वी में। उसके बाद एक बहुत ही विद्वान गणितज्ञ आते हैं जो कि लगभग आधुनिक काल के रूप में भास्कराचार्य जी, जिनको भास्कर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। भास्कराचार्य, भास्कर द्वितीय, इनका जो जन्म था ये लगभग 1114 से 1180-85 के लगभग रहे। 80-85 के लगभग रहे। इन लोगों ने अपने अपने प्रसिद्ध पुस्तकों में, अपने अपने प्रसिद्ध पुस्तकों में बीज गणित के बारे में वे सारे संभावित विशेषताओं या वर्ड को दिया जिसके मदद से आप बीज गणित को बेहतरीन ढंग से समझ व पढ़ पाते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब यह है, अगर मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी जो पूरा शरीर है, अगर इनके अलग अलग अंगों का नाम नहीं होता तो किसी दूसरे व्यक्ति को अंगों के बारे में समझाना कितना कठिन होता, आप सोच के बताइए। जैसे मान लीजिए मैं बताना चाहता हूं किडनी के बारे में, तो आप क्या कहते हैं? अगर किडनी का नाम किडनी नहीं होता, अगर उस अंग का नाम किडनी नहीं रहा होता, तो आप उसको कैसे समझाते? कल्पना करके देखिए कितना कठिन। कल्पना करने पर आप सोचने में मजबूर हो जा रहे हैं क्या हम बोलेंगे। तो वही बात हो गया कि बीज गणित का जब शुरुआत हुआ तो बीज गणित में बहुत सारे
बहुत सारे एक अलग अलग सिचुएशन आएगा तो उसमें अलग अलग गुण दिखेगा, अलग अलग विशेषता दिखेगा। उन विशेषताओं को कैसे हम किसी के सामने रखेंगे? तो किसी को सामने रखने के लिए उसका कोई ना कोई पार्टिकुलर नेम होना चाहिए, पार्टिकुलर एक विशेषता होना चाहिए, और उस विशेषताओं को लिखित रूप में आपको कैसे समझाना है, उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। ये सारे के सारे जानकारी इन महान भारतीय गणितज्ञों ने दिया। जैसे आपने सुना है चर, अचर, व्यंजक, समीकरण, बहुपद, गुणांक, पद, ये सारे जो बीजगणित के अवयव हैं, जो बीजगणित को सरल और आसान बनाते हैं, इन्हीं लोग का देन है। ये सारे नाम जो दिया, इन्हीं महान गणितज्ञों ने दिया। तो आपने देखा कि इन महान गणितज्ञों ने मिलकर बीजगणित को बहुत ही सरल बना दिया। तो अभी आप बीजगणित का प्रारंभ देख रहे हैं। अभी बीजगणित प्रारंभ केवल चालू हो रहा है कि बीजगणित के अंदर क्या-क्या वर्क हुआ है। बीजगणित अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, आपका चैप्टर, आपका बेस नहीं स्टार्ट हुआ है। और इसमें इनके कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम भी आप जान लीजिए। आर्यभट्ट ने एक पुस्तक लिखा था, आर्यभट्टाचारी, महा आर्यभट्टाचारी। उसके बाद ब्रह्मगुप्त का एक था ब्रह्म स्फुटक, ब्रह्म स्फुटक। ब्रह्म स्फुटक इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें बीजगणित के बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से इन्होंने उल्लेख किया है। भास्कराचार्य जी, भास्कर का एक भास्कराचार्य नाम से भी पुस्तक है। इन लोगों ने अपने अपने पुस्तक में ब्रह्म स्फुटक, आर्यभट्टाचारी, इन्होंने अपने पुस्तक में बीजगणित का उल्लेख किया है और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बीजगणित को बताने में हमारी सहायता की है। हम तो, हमारे लिए काम है तो हम अपनी सहायता के लिए कहेंगे, ये दुनिया की सहायता की है। आज दुनिया में इनका नाम है। तो जब आप किसी के भी बारे में जब जानना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको उसमें कुछ अलग ढूंढना चाहिए, जिससे आपका ज्ञान और आपकी स्मृति और आपका श्रद्धा तीनों सुदृढ़ होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बीज गणित में शुरुआत से। आप बीज गणित में क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं, ये दोनों जरूरी होता है। देखिए, देखना और देखने के बाद उनके बारे में बताना, ये दोनों अलग बात है। अब देखिए, हम लोग बीजगणित जब भी स्टार्ट करते हैं तो बीजगणित की परिभाषा से स्टार्ट करेंगे कि बीजगणित की वास्तव में परिभाषा क्या होगी। आप देख रहे हैं बीजगणित का आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि बीजगणित का आवश्यकता तभी पड़ा होगा किसी अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए। जैसे कह दिया जाए कि 5 में एक संख्या जोड़ने पर 7 आता है, तो वह संख्या क्या है? तो आप तो तुरंत बता देंगे 5 में एक संख्या जोड़ने पर 7 आता है, वो संख्या 2 है। लेकिन इसी समस्या को बड़ा रूप दे दिया जाए तो आप कैसे लगाएंगे? और बीजगणित अंकगणितीय अवधारणा पे ही लगती है। तो भैया, उसी की जगह पे, वो संख्या की जगह पे क्या मान लिया गया? एक अक्षर मान लिया गया, एक संकेत मान लिया गया। यानी अज्ञात राशियों के रूप में कोई अक्षर या संख्या मान लिया गया कि 5 में यक्ष जोड़ने पर 7 आता है। तो यक्ष का मान निकालना होगा, वो संख्या निकालना है। यक्ष ही वो संख्या है, तो यक्ष निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 को पक्षांतर करना पड़ेगा, तो 7 में से 5 जाएगा तो 2, यक्ष बराबर क्या आ गया? 2 आ गया, जो कि आप पहले बता दिए थे। लेकिन ये तो छोटी समस्या है। लेकिन बड़ी-बड़ी समस्याओं से निपटने के लिए भी आप बीजगणित को संकेत के रूप में, बीजगणित के बीजीय मान को या अक्षरों को संकेत के रूप में क्या कर सकते हैं? स्थापित कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि बीजगणित की परिभाषा, कि बीजगणित का डिफिनेशन क्या है। तो बीजगणित का डिफिनेशन क्या होगा? गणित की वह शाखा, आप नोट भी करते रहिएगा, नोट भी कर सकते हो कि हर चीज को। यहाँ पे 1505 ईस्वी में मैंने बताया, ईसा पूर्व लगभग कितना 100 साल पहले, 3500 वर्ष पहले, वर्तमान से 35 वर्ष पहले। कहां से शुरू हुआ है? मिस्र से। मिस्र से, याद रहेगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बीजगणित। बीजगणित की परिभाषा क्या है? गणित की वह शाखा, ध्यान सुनना, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसमें अक्षरों के प्रयोग से समस्याओं को हल किया जाता है, उसे बीजगणित कहते हैं। गणित की वह शाखा, क्योंकि यह भी एक गणित है, तो गणित की एक शाखा ही है। गणित का मतलब गणना करना, किसी भी चीज का गणना करना ही क्या कहलाता है? गणित कहलाता है। अब वो गणना गुणा हो, भाग हो, जोड़ हो, घटाना हो, कुछ भी हो। और मैं आपको बता दूं कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग के अलावा गणित का कल्पना करना है असंभव है। बीजगणित की परिभाषा क्या बना? तो गणित की वह शाखा जिसमें अक्षरों के प्रयोग से, आप साथ में बोलते भी रहिएगा,
गणित की वह शाखा जिसमें अक्षरों की सहायता से अक्षरों की प्रयोग से समस्याओं को हल किया जाता है उसे बीजगणित कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें अक्षरों के प्रयोग से समस्याओं को हल किया जाता है उसे बीजगणित कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें गणित की वह शाखा जिसमें अक्षरों के प्रयोग से गणित की वह शाखा जिसमें अक्षरों के प्रयोग से समस्याओं को हल किया जाता है उसे बीजगणित कहते हैं। तो आप साथ में बोल बोल के पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। गणित की वह शाखा जिसमें गणित की वह शाखा जिसमें अक्षरों के प्रयोग से समस्याओं को हल किया जाता है उसे बीजगणित कहते हैं। बीजगणित में आपको दो ही चीज दिखाई देता है। बीजगणित में आपको दो ही चीज दिखाई देता है, एक अक्षर, एक संख्या। इनके अलावा आपको कुछ दिखाई देता नहीं है। अक्षर क्या होते हैं? अक्षर एक अज्ञात राशि होती है जो अज्ञात राशि के रूप में आप मान लेते हैं और संख्याएं दी होती है। तो दो ही चीज होता है, एक अज्ञात मान, एक ज्ञात मान। अज्ञात मान क्या होता है? अक्षर। अज्ञात मान जो होता है, अज्ञात मान, अज्ञात मान, अज्ञात के रूप में आपको क्या प्राप्त रहता है? संख्या जो दिया रहता है। जैसे मैंने कहा ना कि 5 में क्या जोड़े 7 जोड़े, तो 5 7 आपको पता है कि नहीं? एक मान अज्ञात है ना, जो आप माने थे। अज्ञात में कौन रहता है? अक्षर होते हैं। अज्ञात के रूप में कौन होते हैं? अक्षर होते हैं। ज्ञात के रूप में कौन होता है? तो ज्ञात के रूप में होता है संख्या, या आप कह सकते हैं संख्याएं, नंबर्स, लेटर्स एंड नंबर्स। तो अज्ञात, अक्षर, ज्ञात, संख्याएं। तो इसमें दो ही चीज देखने को मिलता है, एक अक्षर, एक संख्याएं। बीजगणित में अक्षर और संख्याएं देखने को हमें मिल जाता है। अब यहां से स्टार्ट होता है कि बीजगणित के अंतर्गत जोड़ और घटाना, गुणा और भाग, ये तो अलग बात है। जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होगा, ये सजाती विजाती पदों के अंतर्गत होगा। वहां पे मैं समझाऊंगा कि किसमें कैसे जुड़ जाता है। अभी इसमें कुछ समझना है। अक्षरों और संख्याओं का गुणा होगा तो कैसे इसे लिखा जाएगा, अक्षर और संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो इनको कैसे प्रकट किया जाता है, अक्षरों और संख्याओं को कैसे भाग किया जाएगा तो उसे लिखा जाता है। इससे पहले लिखना सीखेंगे कि कैसे लिखा जाता है या कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो हम लोग अक्षर और संख्याओं को प्रदर्शित करना सीखेंगे। प्रदर्शित करना, इन्हें कैसे प्रदर्शित करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे चर, अचर, पद, गुणांक, व्यंजक, समीकरण, सारे चीजों को हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संख्याओं को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो देखिए, आप जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक सारे लेटर्स में आते हैं और संख्याएं तो सभी संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याओं को तो यहाँ दिखाया नहीं जाता है, इसमें वास्तविक संख्या ही को पढ़ना होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गणित की संक्रियाएं क्या होती है। गणित की कितनी मूल संक्रियाएं होती है? गणित के मूल संक्रियाएं। और याद रखिएगा, गणित में जो भी आप पढ़ेंगे, गणित में जो भी आप पढ़ेंगे, यानी बीज गणित के अंतर्गत जो भी पढ़ेंगे ना, वो सारे के सारे जो अवधारणा है, जो इसका बेस है, जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, वह अंकगणित से ही होगा। लेकिन अंकगणित से होगा, लेकिन अंकगणित में जो होता है कॉन्सेप्ट, वह ज्यादा दिमाग से सोचना पड़ता है, ज्यादा आपको अंदर से लेना पड़ता है। और बीज गणित उसी चीज को क्या करता है, प्रकट करके आपके सामने खोल कर समझा देता है। जैसे मैंने कहा ना कि बताओ 7 में क्या जोड़ने पर 15 आएगा, तो अंकगणित कहता है कि अगर किसी संख्या को पहला दिया हो, दूसरा संख्या पूछ रहा हो, उनका योगफल दिया हो, तो आप क्या कीजिए, योगफल में उसको घटा दीजिए। लेकिन बीजगणित कहता है कि आप डायरेक्ट पहले लिख दीजिए। मान लीजिए दूसरा संख्या आपको पता है, उसको अज्ञात अज्ञात कोई क्या मान लेना है, मान लो पता हो गया कि चलो इसके जगह पे यक्स है, तो पहला संख्या अगर दिया है कि 7 में क्या जोड़ने पर 15 आता है, तो 7 में मान लेंगे यक्स जोड़ने 15 आता है, तो 7 + 1 15 हो गया कि नहीं हो गया। तो मान लेने पर, मतलब मान लेने के बाद क्या हो जाता है, वर्चुअल मान प्रकट हो जाता है। वास्तव में लग जाता है कि नहीं, 7 में यक्स जोड़ने पे ही 15 आएगा, तो यक्स का मान निकाल लेते हैं, तो 7 जाके 15 में से घट जाता है, कितना आ जाता है, 8। तो 8 7 15 हो जाता है। तो जो सारा का सारा कंसेप्ट होता है वो अंकगणित से ही होता है, लेकिन बीजगणित में बीजगणित जो होता है उसको और आसान बना देता है। तो मैंने कहा कि गणित की मूल संक्रियाएं क्या होता है। गणित की मूल संक्रियाएं का मतलब गणित किस पे आधारित है। मेन गणित में क्या देखने को मिलता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। संक्रियाओं का मतलब होता है अक्षरों और संख्याओं या अक्षरों के बीच होने वाला गणितीय क्रिया। तो गणितीय क्रिया का मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग ही होगा।
तो गणित की जो मूल संक्रियाएं होती है वह 4 होती हैं। कितनी होती हैं? 4। वह चारों के नाम है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। जोड़, याद रखिएगा, अगर कोई पूछे गणित की मूल संख्याएं कितनी होती है तो आप बताएंगे 4। कौन कौन सा? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। जोड़, घटाना, गुणा, भाग। जोड़ को प्लस साइन से दिखाते हैं, घटाना को माइनस साइन से, गुणा को तिर्यक रेखा द्वारा कटान, तिर्यक रेखा कटान द्वारा, और इसे ऐसे भाग के चिन्ह में दिखाते हैं, डिवाइडेड के रूप में। ये भाग का चिन्ह आ गया। तो गणित की जो मूल संख्या आती है जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अक्षरों और संख्याओं को इन मूल संक्रियाओं पे लिखना समझेंगे, कैसे लिखा जाता है, कैसे इनको प्रदर्शित किया जाता है। तब उसके आगे चल के हम लोग इनके व्यापक रूप को समझते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे आपसे कहा जाता है कि 5 में 7 जोड़िए, तो आप क्या लिखते हैं? 5 + 7 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? 5 + 7 तो क्या हो जाता है? 5 7 12। यहाँ पे 5 और 7 अंक है इसलिए जुड़ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे कह दूं एक अक्षर और एक अंक देकर, 5 में यक्स जोड़िए, 5 में यक्स जोड़िए। तो 5 में यक्स जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 में यक्स जोड़ेंगे कैसे? 5 + यक्स, 5 + यक्स। क्या यक्स का मान आपको पता है? क्या यक्स का संख्यात्मक मान पता है कि यक्स के क्या रहेगा? अगर 5 + यक्स का मान अगर पता हो जाता है कि 5 + यक्स के बाहर क्या लिखा है तो यक्स का मान निकाल लेते हैं। लेकिन आपको पता है? नहीं, क्योंकि ये अज्ञात है। यक्स क्या है? अज्ञात राशि है, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 5 + यक्स, यानी यक्स का मान जो भी आप देंगे 5 में क्या हो जाएगा? जुट के आंसर आ जाएगा। तो 5 + यक्स इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 5 में यक्स जोड़िए, इसका बीजगणितीय रूप क्या हो गया? 5 + यक्स। तो किसी भी संख्या को जोड़ना होता है तो कौन सा साइन से जोड़ते हैं? प्लस साइन से। उसी तरह से आपसे कह देता है यक्स में से 7 घटाइए, यक्स में से 7 घटाइए। तो कैसे लिखेंगे? यक्स में से 7 घटाइए, तो यक्स में से 7 घटाना पड़ेगा कि नहीं? क्या यक्स में से 7 घटा पाएंगे? क्या यक्स का मान पता है हमें? नहीं, तो यक्स - 7 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। भैया यक्स का मान तुमको पता है तो तुम घटा सकते हो। अगर यक्स का मान 10 है, 10 में 7 जाएगा 3, तो यानी यक्स का मान नहीं पता है तो यक्स - 7 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो भी उसका मान रहेगा घट जाएगा आगे चल के। ये साइन द्वारा ये नहीं प्रकट कर रहा है कि यक्स में से 7 क्या हो रहा है? घट रहा है। नेक्स्ट कह देगा कि y में a से गुणा कीजिए, गुणा कीजिए। तो आपका आंसर क्या होगा? y में a से गुणा कीजिए तो y गुणे क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। y गुणे a। आगे चल के मैं बताऊंगा कि y गुणे a को कैसे लिखना है। तो याद रखना, अगर कभी भी अक्षर के साथ संख्या हो, अक्षर के साथ अक्षर हो, तो उनका गुणा जब भी किया जाता है तो बीच में गुणा का साइन क्या किया जाता है? गुणा के रूप में गुणनफल लिखने पर हटा दिया जाता है। क्योंकि कभी भी अगर ay लिखा है तो इसका मतलब ही हो जाता है कि a का y में क्या है? गुणा है। कभी भी इस तरह से 5ax 5ay या ay लिखा है तो इसका मतलब भी होता है a में y का क्या है? गुणा है। ये नहीं कि a का मतलब ay का मतलब y इकाई है और a दाई है, ऐसा कभी नहीं होता है। अक्षर अंक लिखा हो या अक्षर अक्षर लिखा हो तो इनका मतलब हमेशा ये होता है कि उन दोनों के गुणनफल को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ay क्या है? a और y के गुणनफल को प्रदर्शित करता है। अगर a का मान 5 और y का मान 2 हो तो 52 नहीं होगा। a का मान 5 और y का मान 2 हो तो उसका मान 52 नहीं होगा। 5 दूना के 10 होगा, यानी 5 गुणे 2 के रूप में होगा। आगे चल के इसको हम लोग लिखेंगे। अभी तो मैं प्रदर्शित करना भी सिखा रहा हूं। अभी देखिए, अब आगे अगर कह दिया जाए कि यक्स में 5 से भाग दीजिए, यक्स में 5 से भाग दीजिए, भाग दीजिए, यक्स में 5 से भाग दीजिए, तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे?
तो यक्स भागे 5, और भाग को आप जानते हैं बटा के रूप में भी लिख सकते हैं, या करके यक्स बटा के 5 भी आप लिख सकते हैं, यानी यक्स भागे 5 को यक्स बटा में 5 भी लिखा जा सकता है। ये रहा, ये कैसे प्रदर्शित करना है, ये भी, ये अक्षर और संख्याओं को मूल गणितीय संक्रियाओं द्वारा कैसे व्यवस्थित रूप से लिखते हैं, अभी ये हम लोग समझ रहे थे। आइए हम लोग अब कुछ नोट्स को समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है, इस मतलब अभी समझ लेते हैं कि किसका अर्थ क्या क्या होगा और क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। ध्यान से सुनिएगा। कभी भी अगर कोई ऐसा संख्या लिखा है 5x y, तो इसका मतलब है 5x y का मतलब निकलेगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये इकाई दाई सैकड़ा नहीं है, इसका मतलब ये है कि 5 गुणे x गुणे y को प्रदर्शित करता है, यानी इनके गुणनफल को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और याद रखिएगा, कभी भी किसी संख्या का आपस में गुणा हो या किसी अक्षर का अक्षर में गुणा हो, तो को कैसे लिख सकते हैं, a गुणे b को आप ए बी लिख सकते हो, ए बी लिख सकते हो, क्योंकि बीजगणित का नियम कहता है कि कभी भी दो अक्षरों को गुणनफल के रूप में अगर गुणा के रूप में लिखा गया है, तो उनके बीच के गुणा को चिन्ह को गायब करके लिखा जा सकता है, यानी गुणा को गायब कर दो, ए बी लिख दो। ए बी का मतलब देखो, 5xy का मतलब 5 गुणे xy, तो ए बी का मतलब ए गुणे बी, तो ए गुणे बी को ए बी लिख सकते हैं। कितना भी संख्या हो, बहुत ज्यादा संख्या हो, तो भी आप उनके बीच के गुणा को क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। ए गुणे बी गुणे सी लिखा है तो ए बी सी लिख सकते हैं, क्योंकि दो अक्षर या दो संख्या या अंक लिखा है तो उनके बीच हमेशा किसका चिन्ह मानना है, गुणा का। लेकिन याद रखिए, दो अंक लिखा रहते ही ना कि 52 लिखा है तो 5 गुणे 2 करके 10 कर दें, उतना बड़ा व्यवधापन नहीं करना है। केवल अक्षर के साथ कोई अंक या अक्षर अक्षर होगा, जब तक उसके साथ अक्षर नहीं होगा तब तक ये नियम नहीं लगाना है कि उनके बीच में कौन सा चिन्ह रहता है, गुणा का चिन्ह रहता है। आगे देखेंगे, अभी ए गुणे बी को ए बी लिख सकते हैं। आगे मैं ये भी बताऊंगा, कभी कभी देखिए, अगर ऐसा हो कि ए गुणे 5 गुणे बी हो, तो को कैसे लिखना है, इसको जब भी गुणा कीजिए तो आप a5b मत लिखिएगा, a5b नहीं, गुणा करते समय हमेशा अंक को पहले और अक्षर को बाद में लिखना है, अंक को पहले अक्षर को बाद में लिखना है। कभी भी अक्षर और संख्याओं का आपस में गुणा हो तो संख्या को पहले लिखा जाता है और अक्षरों को बाद में। जैसे मैंने कहा कि a गुणे 5 गुणे b को 5ab लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 5ab लिखते हैं। ये एक छोटा छोटा सा जानकारी है, जो अगर आपको पता है तो आप एंजॉय कीजिए, और आपको नहीं पता है तो आप ध्यान से इस बात को समझते रहिए। अभी ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने बताया कि अब कभी भी संख्या में अक्षर में संख्या का गुणा है तो संख्या को पहले लिखना है, संख्या को पहले प्राथमिकता देना है और बाद में संख्याओं को लिखना है। एक बात का और ध्यान देना है कि आप गुणा जब भी करें तो एक सीक्वेंस में लिखने का प्रयास करें। सीक्वेंस का मतलब आप जानते हैं कि अक्षर में ABCD EFG XYZ में जो अक्षर पहले आता है उसे गुणा में पहले लिखना चाहिए, और जो अक्षर बाद में आता है उसे बाद में। जैसे जैसे मैंने कह दिया ना कि x गुणे a गुणे ऐसे करके z, यक्स गुणे ए गुणे जेड लिखा है, तो इनका गुणनफल जब भी लिखें, इनके मान जब भी लिखें, तो आप अक्षरों के लेटर के सीक्वेंस में लिखें, कौन सा लेटर पहले आता है, इस बेसिक में लिखने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि जब आगे चल के बड़ी बड़ी गुणा आप करते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं का, तो आपको खोजना नहीं पड़ता है, आपको पता रहता है आप सीक्वेंस में लिखे हैं, तो आप जल्दी से उन पदों को ढूंढकर एक दूसरे के साथ जोड़ घटा सकते हैं। इससे आसानी होती है, ये आदत डालनी चाहिए, जो अच्छी आदत है उसको तो पकड़ना ही चाहिए, जो आपको आने वाला समय में गणित को मजबूत बनाता है। मैंने कहा कि यक्स गुणे ए गुणे जेड लिखा है, तो आप पहले बताइए, ए पहले आता है ना, तो ए को पहले लिखना है, इसके बाद यक्स आता है, फिर क्या आता है, जेड आता है, इसका आंसर क्या लिख देंगे, ए एक्स जेड। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यक्स ए जेड लिखना गलत है, क्या आप यक्स ए जेड इसको लिखते हैं तो कोई दिक्कत होगा, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भैया, क्योंकि ये आपस में गुणा के रूप में। देखिए, अगर 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 लिखा है तो 2 का 3 में करके 4 में कीजिए, 4 का 2 में करके 3 में कीजिए, गुणा का क्रम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणा में क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यह है कि जैसे 2 गुणे 3 गुणे अगर 4 लिखा है, तो आपका मन कर रहा है 2 में 4 का गुणा कर दीजिए, अब बाद में 3 का कीजिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3